Okay, so you can see the board. I think so. And here okay, so see, actually what is the concept of potential energy? You have to see in today's lecture. पोटेंशियल एनर्जी, अभी ये एक्चुअली एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना. पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जैसा कि हमने स्टार्टिंग से जो अलग अलग चैप्टर्स देखे हैं उनके अंदर हमने बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जीज देखे हैं. तो एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, but what we are talking in this chapter here is about the electrostatic potential energy. Remember, so electrostatic potential energy we have to talk about. तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो ये कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, देखो ठीक से. क्योंकि जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब बिल्कुल ब्रॉड सेंस में जब बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है. इट इज गोइंग टू बी द वर्क डन. whenever some work is done on a body, that body is just displaced from one point to other point, and it is taken to such a position where some forces are already acting on that body. Okay, तो कोई भी बॉडी के ऊपर जब फोर्सेस काम कर रहे होते हैं तो किसी भी बॉडी को जब हम फ्री स्टेट से, तो फ्री स्टेट से जब उसको हम एक बाउंड स्टेट में लेके जाते हैं, बंधे हुए स्टेज में जब लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उस प्रोसेस में जो भी वर्क डन होता है वो वर्क डन ही एक तरह से उस बॉडी के अंदर जमा हो जाता है, और वो वर्क डन एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है. तो याद रखो से, whenever a body is moved from a free state to a bound state, whatever work is done on the body gets stored in it in the form of potential energy, and that is called as, that work done itself is actually called as the potential energy. Remember, this is the mechanism of potential energy. इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं. देखो ठीक से, अभी मान लो कि एक सॉलिड सरफेस है और इसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, देखो ऐसे, और इसके साथ एक ब्लॉक है, ठीक है. और अभी अगर सपोज इस ब्लॉक को हम यहाँ से अगर इस तरफ अगर मूव करते हैं, यहाँ पे अगर हम रख देते हैं इसको, तो अभी यहाँ पे कौन से स्टेट में था वो, उसको हम बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी इन द फ्री स्टेट, बिकॉज नो फोर्स वॉज एक्टिंग ऑन इट. बट यहाँ पे जब वो आ जाता है तो यहाँ पे वो कौन से स्टेट में है, तो उसको हम बोल सकते हैं बाउंड स्टेट में है, बिकॉज सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, बिकॉज द स्प्रिंग हैज बीन स्ट्रेच्ड. Okay, so whenever this block is moved from this point to this point here, what happens is some work has to be done, and that work done actually gets stored in the form of potential energy. Because if this block is released here, तो यहाँ से अगर ये ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो तुरंत हम देख सकते हैं कि ये ब्लॉक जो है वो इस तरफ भागेगा और इस तरफ मूव करेगा, और सम काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा. एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट इट विल गेन exactly same amount of kinetic energy whatever is the work was done on it. तो जितना वर्क उसके ऊपर किया रहेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा. तो वी कैन से दैट वर्क डन, सबसे पहले हमने क्या किया, उसके ऊपर वर्क किया, एंड whatever is the work done can be considered to be the stored energy. We can call it as a potential energy, and that potential energy then when the body is released just gets converted into the kinetic energy. So this happens to be the relationship between the potential energy and work done and kinetic energy. तो वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों के बीच में जो है वो इस टाइप का रिलेशनशिप होता है. तो ये हम बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल से भी हम देख सकते हैं. देखो ठीक से, इफ सपोज वी हैव अ बो एंड एरो, सपोज ये इस टाइप का ये है, बो है, और इसके अंदर हमने समझो एक एरो डाल दिया, ये सपोज ऐसा एरो है, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी द एरो, एंड नाउ
if this string is stretched through some distance, तो ये जो string है इसको जब हम stretch करेंगे, और ऐसे अगर इसको stretch करेंगे इस तरह से, तो ये arrow को भी हमको stretch करना पड़ेगा इस तरफ। ठीक है, ये arrow जैसे हमने stretch किया, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि इस stretching के process में कुछ work done उसके ऊपर किया गया, some work has been done, and that work done will be stored in the form of potential energy. So far as this arrow is held here by the hand, तो जब तक हमने इस एरो को पकड़ के रखा है, तब तक वो वर्क डन जो है वो जमा फॉर्म में रहेगा, पोटेंशियल फॉर्म में रहेगा। बट एज सुन एज दिस एरो इज रिलीज्ड, व्हाट हैपेंस इज this potential energy just gets converted into the kinetic energy, and hence the arrow just moves in the forward direction and gains exactly same amount of kinetic energy which is the work done on it। तो जितना वर्क डन हमने उसके ऊपर किया था उतना ही काइनेटिक एनर्जी वो गेन करता है। So potential energy is just a concept which gives us a relationship between the work done and kinetic energy। तो वर्क डन ही एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी बनने वाला है, लेकिन वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बनने से पहले, मतलब वर्क डन करने के बाद और काइनेटिक एनर्जी वे कन्वर्ट होने से पहले जिस फॉर्म में वो एनर्जी रहता है, वो फॉर्म को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड इन मेनी एग्जांपल्स इन द डेली लाइफ आल्सो। तो डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जिनके अंदर हमको ये पता चलता है। बट अभी हम इस चैप्टर के अंदर जो बात कर रहे हैं, तो वो ये है, देखो ठीक से, अगर सपोज हमारे पास एक, ओके, सपोज हमारे पास एक ये है इलेक्ट्रिक चार्ज है। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यू कैन से। Okay, this is a positive charge kept here, and now if we keep another positive charge here, तो यहाँ पे अगर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे रखेंगे, तो देखो ये Q2 है सपोज, और ये मान लो Q1 है। ठीक है, तो जैसे ये Q2 जो है वो हम इस तरफ लेके आएंगे, तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको अपोज करेगा। बिल्कुल, देखो ये बात जो है वो हम समझ सकते हैं आराम से। अ, जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल की तरफ हम लेके जाते हैं, तो क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन हमको करना पड़ता है। वी विल हैव टू पुश दैट चार्ज टुवर्ड्स द अनदर चार्ज so as to bring them closer, and in order to bring them closer some work has to be done, and that work done will get stored in the system in the form of potential energy, and that is actually called as the electrostatic potential energy, remember। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमको बात करनी है, और उसका ही एक्सप्रेशन अभी बनाना है। तो अच्छा, सबसे पहले ये समझने के लिए कि किस तरह से कोई भी चार्ज जो है वो जब नज़दीक आते हैं, तो उसकी वजह से वो फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं और इस तरह से वर्क डन किया जाता है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सी बात देखेंगे, जस्ट वेट। यस, इफ यू कैन सी हियर। ओके, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है, देखो अभी सपोज एक चार्ज जो है वो हम अगर सपोज यहाँ पे लेके जाते हैं,
ओके, देखो अभी ठीक से कि ये जो चार्ज है वो हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं, और इधर सपोज एक छोटा चार्ज जो है वो अगर हम लेके जाते हैं उसके नज़दीक, देखो ठीक से, ये सब सपोज देयर इज अ स्मॉल चार्ज which is taken to this positive charge here. Now, as soon as we go close, more and more close to this positive charge, what happens is this charge will just experience a force in the outward direction actually. तो जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे हैं ना, वैसे वैसे तुम देख रहे हो ठीक से क्लियरली कि किस तरह से फोर्स जो है वो बढ़ता जा रहा है. As we go more and more close to this charge, positive charge here, the force acting on it goes on increasing, and as we go away from this charge, the force acting on it goes on decreasing. So we can see clearly. अब ओके चलो ठीक है, ये सेंसर तो छोड़ो, अगर और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे अगर लेके आते हैं, तो देखो यहाँ पे जैसे हम ये चार्ज यहाँ पे रखते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे जरूर, एंड एज सुन एज दे आर कम ब्रॉड क्लोजर, what will happen is some work will be needed to overcome the force of attraction exerted by one charge on another one, and that force of attraction and that work done will get stored in the form of potential energy. तो हम ये देख सकते हैं आराम से कि कोई भी चार्ज जब हम नजदीक लेके जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ वर्क डन हमको करना पड़ता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन exerted by this charge. Okay, on the other hand, if we have a negative charge kept here, okay, ये नेगेटिव चार्ज है, और अगर वो हम अभी इस तरफ अगर लेके जाते हैं, तो जितना जितना हम नजदीक लेके जाएंगे तो उतना उतना उसके ऊपर काम करने वाला जो फोर्स है वो बढ़ता जाएगा, एंड वी कैन सी क्लियरली दैट द फोर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग, एंड we will have to do some negative work in order to oppose it from falling down, and that is the negative work which give rise to the potential energy in this case also, remember. तो ये जो है, तो ये हमने अभी देखा कि this is going to be actually the concept of potential energy. ओके, अभी फिर से हम देखेंगे. ओके, so let us go on the board again and see clearly that whenever this charge is kept at this some distance here, then some work has to be done in order to bring this charge towards this first charge here. So let us assume that this first charge, ये जो फर्स्ट चार्ज हमारा है, तो उसको हम एज्यूम कर लेंगे, सपोज इट इज कैपिटल क्यू. ओके, ये सपोज कैपिटल क्यू हम उसको बोल देते हैं, पॉजिटिव चार्ज है सपोज, दिस इज कैपिटल क्यू. ओके, एंड नाउ दिस स्मॉल चार्ज इज सपोज ब्रॉट अलोंग द लाइन. तो ये सपोज एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन के अलोंग ये जो चार्ज है, दूसरा एक जो चार्ज है हमारे पास, समझो ये एक चार्ज है, तो वो हम सपोज यहाँ से यहाँ से जिसका डिस्टेंस यहाँ पे सपोज r1 मान लेते हैं. चलो यहाँ से r1 डिस्टेंस पे ये है सपोज, ठीक है, ये पहला चार्ज है. दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेयर द चार्ज कैन बी केप्ट, एंड देन the final position here is going to be suppose r2. This is the point. ओके, तो ये पॉइंट को हम नाम देते हैं सपोज a, और दूसरे वाले पॉइंट को हम नाम दे देंगे सपोज b, and suppose that this charge, a test charge, small charge, that is q naught, is suppose brought from this point to this point here. तो यहाँ से लेके हमको इस चार्ज को इधर लेके आना है, ठीक है. तो उसके लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी stored in the system. So whatever work is done, you have to find out. तो कितना वर्क डन होता है इस प्रोसेस में, ये हमको निकालना है.
तो उसके लिए एक छोटा इंटरमीडिएट प्रोसेस स्टेप कंसिडर करो। क्योंकि देखो ये जो सिचुएशन है जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमने लाया, तो ये सिचुएशन ऐसा ही हो गया जैसे एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक हमने कनेक्ट किया और इस ब्लॉक को प्रेस किया इस तरफ। अभी जब इस ब्लॉक को हम प्रेस करते हैं तो नो डाउट हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन ही उसके अंदर जमा हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कि अगर ये वाला जो ये है, सपोज ये जो चार्ज है, वो चार्ज अगर हम इस तरफ लेके जाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट होगा जरूर, एंड दैट फोर्स हैज टू बी ओवरकम्ड, एंड इन ऑर्डर टू प्रेस दिस चार्ज इन दिस डायरेक्शन, we'll have to overcome that force and take that charge towards this direction. तो इस तरफ इसको चार्ज को हमको प्रेस करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फोर्स जरूर वर्क डन भी करेगा, and that work done will get stored in this charge in the form of a potential energy, no doubt. But as soon as this charge is released from this point, तो जब तक हमने इस चार्ज को पकड़ के रखा है तब तक उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जमा रहेगा, नो डाउट। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को हम छोड़ देंगे तो ये चार्ज इस तरफ भाग जाएगा और उतना ही काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा जितना कि वर्क डन हमने उसके ऊपर किया रहेगा। बिल्कुल। और इसलिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो हमको यहाँ पे कंसिडर करना है, एंड पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी फाउंड आउट इन दिस केस. So whatever work is done in order to bring the charge from point A to the point B here will get stored in the form of potential energy, and the expression for potential energy is to be found out here. So for that consider us suppose that this ये जो A to B जो distance है इसको हमने बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर, ये छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर उसको बांट दिया। ठीक है, छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर हमने उसको सपोज बांट दिया, और उसमें से एक इंटरवल हम कंसिडर करेंगे, सपोज एक छोटा सा इंटरवल हम कंसिडर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जबकि ये जो पार्टिकल है, ये क्यू नॉट चार्ज वाला जो पार्टिकल है, वो सपोज उस समय यहाँ से सेंटर वाले चार्ज से सपोज आर इतने डिस्टेंस पे है, सपोज दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी आर। ओके, ठीक है, तो जब वो आर इतने डिस्टेंस पे होगा तो उस समय उसका जो उसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा होगा, इस चार्ज के ऊपर, क्यू नॉट चार्ज के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो वो रहेगा एफ, उसको हम बोल सकते हैं, एंड दैट फोर्स एफ कैन बी गिवन बाय द कूलम्स लॉ which we already have. That Coulomb's law is simply 1 upon 4 pi epsilon naught into q into q naught upon r square. This is going to be the force acting on this charge whenever it is at a distance r. Okay, but suppose that this charge is just moved through a very small distance, that is dr, from this point to this point here. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अगर हम मान लेते हैं dr है, dr, ठीक है। तो इस dr डिस्टेंस से इस चार्ज को मूव करने के लिए जो भी वर्क डन इस प्रोसेस में हो जाएगा, तो वो वर्क डन हम निकाल सकते हैं आराम से। द वर्क डन dw is actually going to be equal to force into displacement, तो f into dr ये रहेगा वर्क डन। but here we have to attach a negative sign because just because this force is acting in this direction, left direction, but we have to take the charge against that force in the opposite direction, and that's why minus sign comes here. Okay, and now we can say this work done is done in this process, this small interval from this point to this point here. तो यहाँ से एक छोटे इंटरवल के अंदर जो वर्क डन हुआ वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, बट अभी अगर हम ये वर्क डन, अगर ऐसा ही वर्क डन अगर हर इंटरवल के अंदर अगर होता रहे, यहाँ से ले यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स हमारे पास जो है, इन सभी इंटरवल्स के अंदर ही अगर ऐसा छोटा छोटा वर्क डन अगर हम निकाल निकाल के ऐड करते चले जाए, तो टोटल वर्क डन जो हमको मिलेगा, तो दैट कैन बी ऑब्टेन टू बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल. So the total work done can be obtained to be equal to the integration of this minus of f into dr, where f can be replaced here from this formula here. तो यहाँ से इस फॉर्मूला से हम f को रिप्लेस कर देंगे, जिससे हमको मिल जाएगा वर्क डन w which is equal to minus of, ये f के बदले आ जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught into q into q naught upon r square, and that is multiplied by dr. Okay,
so that we can say this in the next step. We can say that these constants can be taken out. जो भी सब constants है जैसा कि q naught or 4 pi epsilon naught, all those are the constants, and hence they can be taken out. Okay, once we take them out, what we are left inside is simply 1 upon r square into dr. check. तो सिंपली 1 upon r square into dr ये हमको बचेगा अंदर. ओके, बट ऑलरेडी वी नो दैट. ओके, अभी इंटीग्रेशन के अंदर हमको एक फॉर्मूला है जो तुमको पता होगा ऑलरेडी कि देखो ठीक से इंटीग्रेशन के अंदर होता ऐसा है ना कि integration of x raised to n dx is always equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1. करेक्ट है, जिसका ही एक एप्लीकेशन हमारे पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx क्या होगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square dx can be written as 1 upon 1 upon x square can be written to be equal to x raised to minus 2. करेक्ट है. सो x raised to minus 2 dx ऐसा इसको हम लिख सकते हैं. और x raised to minus 2 का इंटीग्रेशन बनता है x raised to minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1, and hence we can get this simply to be x raised to minus 1 upon minus 1, which can also be written to be minus 1 upon x simply. तो ये जो है ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. This is the integration of 1 upon x square, remember. And now if we use it here, then we can get simply the work done to be equal to minus of q into q naught upon 4 pi r squared 4 pi epsilon naught into integration of 1 upon r square, and we have found it out. Integration of 1 upon r square is found out to be minus 1 upon r square, no sorry, minus 1 upon r simply, and this integration will run from r1 to r2 as we can see from the diagram. check here. तो यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं आराम से कि फ्रॉम द पॉइंट ए हियर, यहाँ से इस पॉइंट ए से हमको इस पॉइंट बी तक जाना है. ये पॉइंट बी है इधर, ठीक है. तो पॉइंट ए से जब हम स्टार्ट करेंगे और ए से जब बी तक लेके जाएंगे इस पार्टिकल को, तो उसके लिए जो वर्क डन होगा वो हमको निकालना होगा. Okay, so the total work done in order to take the charged particle q naught from A to B directly can be found out by integrating this dw between the limits r1 and r2. क्योंकि इनिशियली वो कहाँ पे था, r1 डिस्टेंस पे था. ये देखो A का डिस्टेंस कितना है, r1 है, और फाइनली वो कहाँ पे आता है, B पे, जिसका डिस्टेंस है r2. बिल्कुल. तो इसलिए यहाँ पे जो फाइनल डिस्टेंस हमको मिलता है, तो इसलिए इस इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स है वो हमको यहाँ पे डालने होंगे. द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हियर विल बी एक्चुअली फ्रॉम r1 to r2. Here also we can say that this will be from r1 to r2, and hence we can say here also it is going to be from r1 to r2, so that we can get this simplified as work done w is equal to, अच्छा ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा सिंपली q इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अभी ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, यहाँ पे r2 डालना पड़ेगा. अच्छा नहीं तो ऐसा करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सिंपली वी कैन से दिस 1 अपॉन r as it is, and that is from r1 to r2. okay, and then we can just get in the next step, that is w is equal to is q into q naught upon 4 pi epsilon naught into ब्रैकेट में अभी देखो क्या आएगा, 1 upon r2 minus 1 upon r1. This becomes the formula for finding the work done in case when the charge q naught is brought closer to the charge q from the position r1 to the position r2. No doubt.
बट अभी देखो इसमें एक और बात समझेंगे ठीक से, कि अगर ये R1 जो है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट ये चार्ज पार्टिकल जो है, वो अगर सपोज हम इन्फिनिटी से अगर लेके आएंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी अगर हम इस तरफ लेके आएंगे इसको, तो यहाँ पे अब R1 क्या बनेगा, R1 का ही वैल्यू इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, तो तब जाके हमको टोटल वर्क डन उसको मिल जाएगा। तो we can assume that the charge q naught is having a potential energy 0 when it is present at infinity। तो जब वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है, तभी उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, ऐसा हम assume कर सकते हैं। और फिर जब वो धीरे धीरे नजदीक आता है, तो तब जाके उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जमा 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 होता जाता है, and when it comes very very close, then it acquires some potential energy which can be found out using this formula। But here if it is starting from infinity, then we'll have to put this R1 equal to infinity here। तो यहाँ पे if the particle starts from infinity, then we can say that this R1 is going to be equal to infinity। And then if we put this value here, then we can get this W is equal to Q into Q naught upon 4 pi epsilon naught into, here it is 1 upon R2 minus 1 upon infinity। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे, बट वी नो दैट 1 अपॉन इंफिनिटी इज गोइंग टू बी जीरो। तो 1 अपॉन इंफिनिटी एक्चुअली जीरो होता है, तो अगर हम डाल देंगे यहाँ पे, तो हमको मिल जाएगा W इज इक्वल टू Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 upon R2। That's it। So this 1 upon R2, R2 is going to be the final position, फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। तो अगर मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है, देखो ठीक से, ये सपोज चार्ज हमारे पास है, पॉजिटिव चार्ज, और एक निगेटिव चार्ज हमारे पास है। ये चलो ठीक है, दूसरा एक चार्ज है, नीड नॉट टू बी नेगेटिव ओनली, बट जस्ट वी कैन राइट इट विद द डिफरेंट कलर। ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो चार्ज है, वो उसको हम Q1 बोल देंगे, और इसको हम Q2 बोल देंगे। तो जब हम इस Q2 को इसके नजदीक लेके आएंगे, तो नजदीक लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा इस प्रोसेस में, वो अगर सपोज इन दोनों को हमने इस R डिस्टेंस पे अगर नजदीक ला दिया है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज R है, तो ऐसे पोजीशन में, इस सिचुएशन में, इन दोनों चार्जेस के सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो वो हम देख सकते हैं। because see whatever work is done in order to bring this charge, second charge, from infinity to any point itself is stored in the form of potential energy। and that's why whatever is the work done के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, it is going to be simply Q1 into Q2 अपॉन, यहाँ पे हमने Q के बदले क्या डाल दिया, ये Q1 डाल दिया, देखो ठीक से, और यहाँ पे Q0 के बदले क्या डाल दिया हमने, ये देखो ये Q2 डाल दिया इधर, or Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught as it is, and this 1 upon R2 is replaced here by 1 upon R simply, and this is going to be the formula for work done, which can also be simplified as to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R, and the same is going to be the formula for potential energy also। तो potential energy के लिए क्या formula बनेगा, तो देखो ठीक से, potential energy in this system will actually be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2, this is Q1 Q2 upon R simply। So this is going to be the formula for potential energy stored in the two charges system। Remember, if we consider the potential energy of this charge to be zero at infinity, तो अगर हम infinity पे अगर potential energy zero है, ऐसा अगर मानते हैं, तो उस केस में हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब r डिस्टेंस पे जब दो चार्जेस रखे जाते हैं, तो उनके बीच में का जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो हम इस तरह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R इस तरह से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अब ये फॉर्मूला और फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला था, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला था याद होगा आपको, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हुआ करता है, R स्क्वायर।
तो जब हम 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लेते हैं तो वो फोर्स मिलता है, लेकिन सिंपली 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर लेते हैं तो वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी बनता है. तो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, रिमेंबर, between the two charges. Okay, now we'll see what is the electric potential, only potential. अभी देखो ठीक से, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. कैसे निकाला समझा हमने? हाउ वी फाउंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हियर. तो उसके लिए हमने एक चार्ज कंसिडर किया, सेंट्रल चार्ज कंसिडर किया, जो कि कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड का है, और उस एक लाइन पे एक स्मॉल क्यू नॉट टेस्ट चार्ज हमने कंसिडर किया, जिसको हम ए से बी पे लेके आए. ठीक है, ए से बी पे लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन हमने निकाला. और वो वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, फोर्स निकाला. whenever these two charges are separated at a distance r from each other, the force acting on them will be equal to F is equal to 1/4 pi epsilon into q naught upon r square. But the work done in displacing this small q naught through a very small distance dr is going to be equal to force F into dr, and that is also negative, just because the force is going to be in the opposite direction to the displacement, and that's why this work done will be negative. And such a work done has to be done in a large number of steps from this point A to the point B here. इस चार्ज को हमको A से B तक लाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में इसको पुश करना पड़ेगा, और टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन बाय जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, तो F इंटू डी आर. तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम यहाँ पे F के बदले इसका वैल्यू डाल देंगे, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर है. और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो कॉन्स्टेंट्स है उनको बाहर लेके जाएंगे, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और क्यू नॉट है. तो जैसे हम इनको बाहर लेके जाते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर 1/r स्क्वायर डी आर बचता है. और जैसा कि हम जानते हैं 1/x स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x हुआ करता है. तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने यहाँ पे 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो -1/r लिख दिया. और इसके जो लिमिट्स है वो r1 से लेके r2 तक ये लिमिट्स है, और इसलिए यहाँ पे r1 ये लोअर लिमिट है और r2 ये अपर लिमिट बन गया यहाँ पे. और उसके बाद हम यहाँ पे इसको माइनस माइनस साइन कैंसिल करने से ये 1/r और फ्रॉम r1 टू r2 मिल गया. और उसके भी आगे जाके हम इसको ये r1 और r2 के वैल्यूज अगर रिप्लेस कर देंगे तो हमको ये वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाता है, जो कि क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r2 माइनस 1/r1, where r1 can be considered to be infinity if the charge particle is going to be from infinity to the point. So in that case we can get the absolute potential energy of the particle to be like this. तो otherwise देखो ठीक से, अगर सपोज हम एक चार्ज को अगर इंफिनिटी से लेके आएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो उसके अंदर जो भी वर्क डन होगा उसके ऊपर वो वर्क डन उसका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाएगा. But if suppose the particle is not there at infinity initially, it is at a distance r2 and brought at the point r1, then whatever work is done in that case will be called as the change in potential energy in that case. तो ये जो वर्क डन हमने यहाँ पे निकाला है, ये देखो ये वाला जो वर्क डन हमने निकाला है इधर, ये वर्क डन एक्चुअली क्या रहने वाला है, it is going to be the change in potential energy. So we can call it as du or delta u. Delta u can also be written to be equal to 1/4 pi epsilon naught into q naught into bracket में क्या आएगा 1/r2 minus 1/r1. This is actually the formula for change in potential energy whenever the charge q naught is brought from the position r1 to the position r2, no doubt. And it is also the formula for work done as well, no doubt. तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस. चलो ठीक है, अभी हम ये देख सकते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल. सी हियर व्हाट यू मीन बाय द पोटेंशियल ओनली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यू कैन से. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, सपोज वी हैव अ चार्ज क्यू हियर, ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और इस चार्ज के इस पॉइंट पे
ये P पॉइंट जो है, यहाँ पे हमको पोटेंशियल ढूंढना है. What is the potential of this charge? The potential is actually defined as the potential energy per unit charge, or we can say it will be equal to the work done in order to bring a unit positive charge from infinity to that point in against the electric field. Remember, the electric potential जो है, तो इस पॉइंट का हम कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए याद रखो ठीक से, ये देखो, ये सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, और मान लो कि एक चार्ज जो है क्यू नॉट मैग्नीट्यूड का, तो ये क्यू नॉट चार्ज हमने अगर यहाँ से पुश करते करते अगर इसको यहाँ पे पी पॉइंट पे अगर हम लेके आते हैं, ये देखो यहाँ पे हम लेके आते हैं, तो इस प्रोसेस में जो भी वर्क डन हो गया, तो वो वर्क डन को हमको डिवाइड करना है उस क्यू नॉट से ही, क्यू नॉट से ही हमको डिवाइड करना है. तो इसलिए फिर हम यहाँ पे करेंगे कि क्यू नॉट, sorry, the potential V can be written to be equal to work done W upon charge Q naught. This is actually the formula for potential, electric potential at any point. So if you want to find out the electric potential at a distance R from the charge capital Q here, तो ये R distance पे एक point है, suppose ये वाला, ठीक है, ये point है P, और यहाँ का हमको पोटेंशियल ढूंढना है. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द पोटेंशियल? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ठीक से, we'll have to divide the work done in order to bring this charge from infinity to this point P by the charge itself. तो work done divided by charge, ये हमको करना पड़ेगा. But already we have found out the expression for work done. If we check here, अगर हमने ऊपर में देखा, तो अभी अभी हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाल के रखा है, जो कि देखो ठीक से, ये देखो, ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, this is going to be the formula for work done in order to bring the charge particle from infinity to any point in the electric field. Okay, if we put it here, सिर्फ Q1 Q2 के बदले हमको उसमें यहाँ पे Q और Q नॉट डालना होगा बस. तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught into capital Q into Q naught upon R, and that is to be divided by Q naught itself. So that here this Q naught just gets cancelled from numerator and denominator, and what we are left with is simply V is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon R. This is going to be actually the formula for finding the potential due to a single charge. तो कोई भी एक चार्ज, पर्टिकुलर चार्ज अगर है, कैपिटल Q इतना चार्ज अगर है, तो उस चार्ज से R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल बनता है, तो वो निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा. बिल्कुल. और एट द सेम टाइम ये हमको समझना है कि पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है, तो वो कोई पॉजिटिव होगा. बिल्कुल. और जो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है, वो भी नेगेटिव होगा. बिल्कुल. तो जो चार्ज ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे Q अगर पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा, और अगर Q नेगेटिव है, तो पोटेंशियल भी उसका नेगेटिव आएगा. नो डाउट. So this is going to be the concept of potential. Remember. Now we can see, if suppose we have a number of charges like this. Suppose this is the charge Q1, and suppose this is another charge Q2. Suppose ये यहाँ पे चार्ज है, ये दूसरा एक चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे एक तीसरा चार्ज है Q3. Okay. So how will you find out the total potential energy associated with this system? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, ये सपोज इनको दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम बोल देंगे R12. ओके. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो उसको हम बोल देंगे सपोज R23. और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो उसको हम बोल देंगे सपोज R13. ओके. तो the total potential energy of the whole system is going to be obtained to be the potential energy in each of these pairs. तो हमको हर एक पेयर कंसिडर करना है. देखो ठीक से, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर दिस फर्स्ट पेयर हियर, Q1 Q2 वाला पेयर अगर कंसिडर करते हैं, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट? सो इट इज गोइंग टू बी 1/4 pi epsilon naught into
q1 q2 upon r12. This is going to be the potential energy associated with this first pair. Okay, the second pair, if we talk about, तो सेकेंड पेयर के बारे में अगर बात करते हैं Q2 और Q3 वाला पेयर, तो इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है, तो वो हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्लस 1/4πε0 इंटू Q2 Q3 upon R23. This is actually going to be the total potential energy associated with this second pair. Now if we talk about the third pair here, तो सपोज ये थर्ड पेयर है हमारे पास Q1 और Q3 वाला जो पेयर है, तो उसको अगर कंसिडर करेंगे तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है, तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4πε0 वंस अगेन इंटू Q1 Q3 upon R13, and this is going to be actually the total potential energy stored in this whole system. ये पूरे सिस्टम के अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जिसमें हर एक पेयर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमको कंसिडर करना पड़ता है. अगर हमारे पास 4 चार्जेस है, if we have 4 charges like this, Q1, this is suppose Q2, this is suppose Q3 and Q4, then we'll have to consider 6 pairs. Remember, तो यहाँ पे ये वाला पेयर पहले कंसिडर करेंगे, ये वाला पेयर कंसिडर करेंगे, ये वाला पेयर कंसिडर करेंगे, ये वाला पेयर भी कंसिडर करेंगे, और ये क्रॉस पेयर्स भी कंसिडर करेंगे. So we can have 6 terms in the expression for potential energy of such a system, 4 charges system we can say. तो ये डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं R12, इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं R23, इस डिस्टेंस को सपोज बोल देते हैं R34, और इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं सपोज R14. Then we can say the total potential energy stored in this whole system can be actually obtained to be equal to, इसमें 1/4πε0 जो है it can be taken out because it's a constant. So what we can get here is Q1 Q2 upon R12. This is the first pair we can say, plus Q2 Q3 upon R23, where R23 is the distance between Q2 and Q3, plus Q3 Q4 upon R34, plus the next term is here, that is Q4 into Q1 upon R41, and plus 2 more terms will be there. See, this diagonal term and this diagonal term will be there. So here it will be Q1 Q3 upon R13, where R13 is this distance here. ये जो distance है वो R13 कहलाता है, और प्लस अभी लास्ट टर्म क्या होगा, ये जो सेकेंड डायगोनल है वो वाला टर्म, तो वो बनेगा Q2 Q4 upon R24, and R24 is going to be the distance between Q2 and Q4. ये R24 distance कहलाएगा, and this whole expression will be the expression for potential energy of a system of 4 charges which are separated by some distances like this. Okay, तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. This is going to be the potential energy of a system of charges. अगर 5 है तो अकॉर्डिंगली उतने ज़्यादा पेयर्स हमको इंक्लूड करने पड़ेंगे. बिल्कुल. अभी हम देखते हैं कि what is the potential due to a system of charges. Suppose we have some charges Q1, this is suppose Q2, this is suppose Q3, and suppose this is Q4, and there is a point. एक point है वहां पे, देखो ये suppose एक point है, इसको हम नाम देते हैं P suppose, ठीक है, और हमको suppose P के ऊपर का potential निकालना है. We want to find out the potential at point P. How can we get that? So see, if we consider or concentrate on this first charge here, and suppose that this distance here is going to be suppose R1, then the potential at this point P at a distance R1 due to the charge Q1 here is actually going to be 1/4πε0
इप्सिलॉन नॉट इनटू, अभी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, सिंपली पोटेंशियल। तो देखो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज Q1 विल बी एक्चुअली 1/4 epsilon naught into Q1 by R1, ओके, प्लस अभी दूसरा जो चार्ज है Q2, उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, तो लेट अस टेक इट एज R2 सपोज। तो ये जो डिस्टेंस है इसको R2 बोल देते हैं। तो अभी यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा, प्लस 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाय R2, नो डाउट, प्लस अभी तीसरा चार्ज भी तो बाकी है, ये देखो ये तीसरा चार्ज Q3 जो चार्ज है, उसकी वजह से यहाँ पे ई पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डेवलप होता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, तो उसमें R3 यूज होगा। तो वो आएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट वंस अगेन इंटू Q3/R3, ओके, प्लस अब जितने भी चार्जेस होंगे तो उतने सारे टर्म्स हमको इंक्लूड करने पड़ेंगे बिल्कुल। तो सपोज ये यहाँ पे 4 चार्जेस है, तो हम यहाँ पे R4 जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं, एंड द टोटल टर्म्स जो है, तो नेक्स्ट टर्म विल बी एक्चुअली 1/4 once again into Q4/R4, and we can take this 1/4 just common, so that we can get Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3/R3 plus Q4 by R4 सिंपली। तो ये जो डिस्टेंसेस है और चार्जेस और डिस्टेंसेस का जो एडिशन रेशियो का सम है, यही हमको यहाँ पे करना होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर द टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। दिस इज वेरी सिमिलर टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन विच यू ऑलरेडी सीन इन लास्ट सेक्शन, ओके। एंड यहाँ पे एक बात नोट करो, जो चार्जेस यहाँ पे नेगेटिव होंगे, अगर यहाँ पे Q2 नेगेटिव है तो उसका माइनस साइन यहाँ पे होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी Q2 के साथ एक माइनस साइन आएगा, बिल्कुल। तो एल्जेब्रिकली हमको जो चार्जेस नेगेटिव है उनका नेगेटिव साइन भी यहाँ पे कंसिडर करना है, और जो पॉजिटिव है उनका पॉजिटिव साइन कंसिडर करना है, बिल्कुल। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर द नेट पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। एंड last concept in today's lecture, we can see it is about the relation between, see here, the relationship between okay, the relationship between the electric intensity and the electric potential. See, that is we have to do here, okay। So in order to find out that, what we have to do is so consider करो एक सिंपल सा चार्ज, एक चार्ज पार्टिकल इमेजिन करो यहाँ पे, ये सपोज है Q, और इसकी वजह से इस स्ट्रेट लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग पोटेंशियल्स हो सकते हैं, बिल्कुल। चलो ठीक है, अभी सपोज वी कैन सिलेक्ट 2 पॉइंट्स वेरी क्लोज टू इच अदर, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट A हियर एंड दिस इज द पॉइंट B हियर, ओके। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो उसको हमने A और B नाम देके रखा है, ठीक है। अभी देखो A के ऊपर का जो पोटेंशियल है वो, उसको हम बोल देंगे VA, which will be actually equal to the work done in order to bring the charge particle Q naught from infinity to any point। तो VA के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो VA will be actually WB
अपॉन क्यू नॉट। ओके, तो कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज होता है, तो उसको हम इन्फिनिटी से अगर लेके आते हैं ए पॉइंट तक, तो उसके लिए सपोज डब्ल्यू ए इतना वर्क डन करना पड़ता है। सॉरी, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट ना। सपोज यहाँ से क्यू नॉट को अगर हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आते हैं, तो उसके लिए सपोज डब्ल्यू ए इतना वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, अभी सपोज इसी क्यू नॉट को अगर हम इन्फिनिटी से अगर लेके आते हैं बी तक, तो उस प्रोसेस में जो वर्क डन करना पड़ेगा तो वो कुछ और रहेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं डब्ल्यू बी। ओके, तो डब्ल्यू बी इज गोइंग टू बी द वर्क डन in order to bring this charge particle from infinity to the point B here. Okay, ठीक है, तो what will be the potential at B here? तो B का पोटेंशियल कितना होगा, तो हम वो निकाल सकते हैं आराम से, and say that with this VB actually is going to be equal to WB upon Q naught. ओके, तो ये हमको मिल गया VA और VB। अच्छा, अभी इसमें हम समझ सकते हैं कि B का जो पोटेंशियल है वो जरूर ज्यादा होगा rather than the potential at A here। तो A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल अगर कंपेयर करेंगे तो B का पोटेंशियल ज्यादा होगा, A का पोटेंशियल कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल Q नॉट को इधर लेके आते हैं, तो A तक लाने के लिए जरूर कम वर्क डन करना पड़ेगा, और B तक लाने के लिए थोड़ा ज्यादा वर्क डन हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमको B पे जाने के लिए वाया A जाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर एक ए पे तो जाना ही पड़ेगा, और एक्स्ट्रा ये जो डिस्टेंस है इसमें जो किया हुआ वर्क डन है तो वो एक्स्ट्रा हमको करना पड़ेगा, उसको हम डी डब्ल्यू बोल देते हैं। चलो ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज एक्चुअली गोइंग टू बी द डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। ओके, डब्ल्यू बी जो है वो डब्ल्यू ए से बड़ा है, तो जितने अमाउंट से वो बड़ा है तो उस अमाउंट को हम बोल देते हैं डी डब्ल्यू। ठीक है, तो अभी इसमें देखो, और यही रीजन है कि क्यों पोटेंशियल एट B is going to be greater than the potential at A. So we can say that VB is going to be greater than VA. Okay, so if we consider this VB minus VA from one side, तो अगर VB में से VA को अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? VB minus VA can be actually found out to be equal to, देखो ठीक से, VB का फॉर्मूला क्या है, ये है WB upon Q naught, तो रिप्लेस इट बाय दैट, तो दिस इज WB upon Q naught माइनस VA का फॉर्मूला क्या है, ये देखो इधर, WA upon Q naught, so replace it here and get it as WA upon Q naught. Okay, and now if we just take this Q naught, ये Q naught को अगर हम एक तरफ ले लेंगे, एक बार अगर लिखेंगे, तो VB minus VA can be written to be actually equal to WB minus WA the whole divided by Q naught. But as we know that this WB minus WA is denoted by DW, right? So if we replace it by that, then we can get this VB minus VA is equal to DW upon Q naught. Okay, and at the same time, ये जो दोनों पॉइंट्स के बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, देखो ठीक से, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस VA, दिस VB minus VA can also be called as dV, which is the potential difference between the two points A and B. Okay, so now if we replace this here, then we can get this dV is actually equal to dW upon Q naught, and this is the formula for finding the potential difference, that is equal to the work done upon charge. Okay, but on the other hand, we can find out this work done in a separate way। तो अगर ये वर्क डन हमको निकालना है,
तो वो वर्क डन निकालने के लिए हम एक बात यूज कर सकते हैं, देखो ठीक से, बिकॉज वी नो दैट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है। तो अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको, तो डी डब्ल्यू कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू फोर्स एफ that is multiplied by displacement. If suppose ये a और b के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर हम मान लेते हैं dx है, dx, तो हम ये यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं और बोल सकते हैं इसको कि f into dx, ओके। बट दिस f हैज नेगेटिव साइन हियर, तो इस f के बदले हमको नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा क्योंकि फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज हियर, तो इस चार्ज के ऊपर जो ऑलरेडी काम करने वाला फोर्स है तो वो इस डायरेक्शन में है, बिल्कुल। लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके कारण यहाँ पे माइनस साइन आने वाला है। चलो ठीक है, तो इसके कारण हम यहाँ पे लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। बट एज वी नो दैट द इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। तो इंटेंसिटी मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज हुआ करता है। तो अगर हम ये बात यूज करते हैं तो हमको मिलता है फोर्स इज इक्वल टू, तो इससे क्या मिलेगा हमको, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इंटेंसिटी मिलेगा, नो डाउट। ठीक है, तो अगर हम ये डाल देंगे फोर्स का वैल्यू यहाँ पे, तो हमको मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एक्स, करेक्ट है। एंड इफ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू and just equate this value of dw with the value of dw which is obtained here, तो यहाँ से भी हम dw निकाल सकते हैं, देखो ठीक से। यहाँ पे अगर dw का वैल्यू निकालना हो तो देखो ठीक से, यहाँ पे dw का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ। तो इसमें से हमको मिलेगा dw इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू dv, ठीक है। तो ये एक वैल्यू हमको मिल गया dw का। गिव दिस इक्वेशन नंबर 1 and this as equation number 2, so that we can just equate these two together, and what we can get here is simply, देखो ये जो इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगा q नॉट इंटू डी वी इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई डी एक्स, करेक्ट है। एंड हेंस वी कैन गेट दिस q नॉट कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, so that we get in the next step, that is dv is equal to minus of e into dx, no doubt. Or we can also write it as dv by dx is equal to minus e, which tells us that the rate of change of potential with respect to the distance is going to be negative of electric intensity, and that is the summarized form, summary of this equation. तो ये पूरा जो इक्वेशन हमने किया उसका समरी देखो क्या क्या हुआ। देखो पूरा दिखाई दे रहा है सबको। We have derived the relationship between the electric potential and electric intensity, correct? So in order to do that, what we have done here is, ओके देखो ठीक से, सबसे पहले हमने क्या किया, एक चार्ज क्यू कंसीडर किया और यहाँ पे एक दो पॉइंट्स कंसीडर किए, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, जो कि वहां से कुछ डिस्टेंसेस पे थे, जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो dx है, ऐसा हमने अज्यूम किया। उसके बाद फिर ये जो क्यू नॉट एक चार्ज है वो इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी वी आर ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट हियर, इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं इसको, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जब हम इस क्यू नॉट को यहाँ पे ए पे लेके आते हैं तो उसके लिए डब्ल्यू ए इतना वर्क डन करना पड़ता है, और इन्फिनिटी से अगर हम इस चार्ज को यहाँ पे बी पे अगर लेके आते हैं
बी पे, तो उसके लिए डब्ल्यू बी इतना वर्क डन करना पड़ता है। और ये दोनों जो वर्क डन है, इनमें से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि डब्ल्यू बी जो है वो बड़ा है और डब्ल्यू ए छोटा है, क्योंकि बी पे जाने के लिए हमको वाया ए जाना पड़ता है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि वी ए इज एक्चुअली गोइंग टू बी डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट, एंड वी बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट, and the work done in order to bring the charge from A to B only is actually called as dW, which is going to be the difference between WB and WA. Okay, and then we have just subtracted these two equations. ये जो दो equations है, ये दोनों को हमने subtract किया, जिससे हमको मिल गया VB minus VA, जो कि WB upon Q naught minus WA upon Q naught. So that we have get this VB minus VA is equal to WB minus WA upon Q naught, so that we can get this as a final, and this WB minus WA can be replaced by DW, so that we can get this DW upon Q naught. And if we replace this VB minus VA as DV, then we can get this simply dV is equal to dW upon Q naught, from which we can get dW is equal to Q naught upon Q naught into dV. Okay, but the work done can also be found out in the second step, second method. दूसरे मेथड से हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे फोर्स जो है, तो ऑलरेडी एक्टिंग फोर्स तो F है, लेकिन इस चार्ज के ऊपर हमको अप्लाई कितना करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाइड फोर्स कितना रहेगा, माइनस F रहेगा, जो ही उसको अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाएगा इस तरफ। तो वो फोर्स के द्वारा किया हुआ जो वर्क डन है वो हमने निकाला यहाँ पे माइनस एफ इंटू डी एक्स, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी माइनस एफ इंटू डी एक्स, बट यहाँ दिस एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। तो एफ जो है उसको हमको इंटेंसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्यू नॉट इंटू ई ऐसा हमने इसको लिख दिया। तो डी डब्ल्यू हमको मिल गया minus q naught e into dx, which is the equation number 2, and then we have just equated these two equations so as to get the relationship between potential and intensity. So see here, this is going to be the dw value of dw from one side, and this is the value of dw other side, and if we equate them, q naught gets cancelled and dv becomes equal to minus e dx, which gives that dv by dx is equal to minus of e, which can also be said that E is equal to minus of dv by dx, ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं आराम से। तो E is equal to minus of dv by dx का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। Remember, what is this dv by dx called here? It is called as potential gradient. Remember, and this potential gradient, negative of potential gradient, is equal to the electric intensity. इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो पोटेंशियल के रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब हाउ फास्ट द पोटेंशियल इज चेंजिंग with respect to distance itself gives us the intensity, electric intensity, ये उसका मतलब होता है। तो ये बात याद रखो ठीक से, and this is the whole derivation between the, that is the relationship between the potential and electric intensity. Okay, so this is the topics we have to discuss today. Okay, so let us stop here. यहाँ पे हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।